हैं। जो हम भोजन मुख में लेते हैं, यह भोजन हमारी आहार नाल में किस प्रकार आगे पहुंचता है। हमारी आहार नाल में विभिन्न भागों में लयबद्ध तरीके से सिकुड़ना और फैलना चलता रहता है। लयबद्ध तरीके से मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना पेशीय संकुचन कहलाता है और पेशीय संकुचन के कारण ही भोजन आहार नाल में आगे की ओर बढ़ता रहता है। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन के आहार मुख की तरफ से जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, जिससे भोजन के ग्रास पर एक दबाव बनता है और यह आगे की ओर गति करता है। अब हम बात करते हैं मुख की। ये पहले हम भी बता चुके हैं, आहार नाल का जो प्रवेश द्वार हम उसे मुख कहते हैं। मुख गुहा, जो मुख के पीछे एक खोखला भाग है, यानी ओठों के दोनों ऊपर नीचे के ओठों को अगर हम देखते हैं, ये एक छेद है, इस छेद को ही हम मुख कहते हैं और इसके पीछे जो स्थान है वह खोखला स्थान होता है, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। गुहा का अर्थ है खाली स्थान। इस खाली स्थान यानी रिक्तिका, इस रिक्तिका में दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं और जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। और जीभ एक जो मांसल अंग है, इसका कार्य होता है भोजन को उलटना पलटना, ताकि इससे लार अच्छे तरीके से मिल जाए, यानी भोजन में जो लार है वो मिल जाए। लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है वो भोजन को चिकना बनाती है और भोजन में उपस्थित जो सलेवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, वह भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है उसका पाचन भी करता है। अगला जो पाचन तंत्र का अंग है वह है ग्रास नली। ये खोखली नली होती है जो मुख से अमाशय के बीच उपस्थित रहती है। इसे हम इसोफेगस या फूड पाइप भी या आहार नाल भी कहते हैं। इस भाग में मात्र आहार नाल का यह वह भाग है जहाँ किसी प्रकार का कोई पाचन इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। यह केवल भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने का कार्य ही करती है। अगर आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, यह बक्कल कैविटी जिसको हम मुख गुहा बोलते हैं दिखाई गई है। इसके भीतर के दांत और जीभ आपको स्पष्ट नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे आहार नाल में पेशीय संकुचन से किस प्रकार भोजन भीतर की और आगे की ओर बढ़ता है। ये देखिए, मुख की तरफ से मांसपेशी में संकुचन हो रहा है, जिसके कारण से भोजन के ऊपर ये दबाव बनता है और ये भोजन का कण आगे की ओर गति करता है। यह भोजन का कण आगे अमाशय में जाता है। और अब हम बात करते हैं अमाशय की। अमाशय देखने में अंग्रेजी के जे अक्षर के जैसा प्रतीत होता है और अमाशय की दीवारें भोजन को पीसकर पतला पेस्ट बनाती हैं। दांतों से पीसने के बाद भी भोजन मांसल और मोटी भित्ति से बनी अमाशय की दीवारों के द्वारा निरंतर एक पतली पेस्ट में परिवर्तित होता रहता है। इस स्टमक की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्म निकलता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मौजूद कीटाणुओं को मार देता है, जिससे भोजन संक्रमण से मुक्त होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय के वातावरण को अम्लीय बनाता है, क्योंकि जो स्टमक की दीवार से गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं और इससे निकलने वाले रस को जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो केवल अम्लीय वातावरण में ही कार्य करते हैं। और जो श्लेष्म है वह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमाशय की भीतरी परत की रक्षा करता है और अमाशय में जो ये जठर रस होता है उसमें एक पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है और यह पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार मुख में प्रवेश करते ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया था, उसी प्रकार अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये अमाशय की जो भित्ति है यानी दीवार है वह दिखाई गई है। अमाशय की दीवार, इसको जब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप अंदर देखेंगे छोटी छोटी संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आकृतियाँ, ये ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथि को हम जठर ग्रंथि भी बोलते हैं, जिसमें जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत एक बहुत ही घुमावदार नली है जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर के आसपास होती है और इसकी भीतर की दीवारों पर अनेक उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम जो हैं ये पाचन के बाद पोषकों का अवशोषण करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चित्र है। इस चित्र में आपको ये जो दिखाया गया है,
जो एक नलिका पिंक गुलाबी रंग में जो आपको एक नलिका दिखाई दे रही है जो काफ़ी घुमावदार है, यह छोटी आंत है जिसकी लंबाई लगभग मैंने बताया 7 मीटर के आसपास होती है। इसके भीतर की ओर इस तरह की उंगलीदार संरचना होती है, इनको हम दीर्घरोम कहते हैं। इसमें जो ये लाल और नीले रंग से रचनाएं दिखाई गई हैं ये रक्त कोशिकाएं, रक्त नलिकाएं हैं, और ये भोजन के पाचन के बाद जो सरल उत्पाद बनते हैं उनका अवशोषण करके इनको रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो पित्ताशय से पीतरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस छोटी आंत में आ जाते हैं, और पीतरस के कारण जो छोटी आंत है उसका जो वातावरण है वो क्षारीय हो जाता है। यानी पीतरस जो यकृत में पीतरस बना है वो उसका जो पीएच है वह 7 से ज़्यादा होता है, यानी वह क्षारीय प्रकृति का होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अमाशय में जो वातावरण है वह अम्लीय है और छोटी आंत का जो वातावरण है वह क्षारीय होता है, क्योंकि जो एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं वे केवल क्षारीय वातावरण में ही अपना कार्य कर सकते हैं। कुछ एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस के साथ आते हैं तो कुछ छोटी एंजाइम के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी छोटी आंत के भीतर की संरचनाओं में भी जठर ग्रंथियों की बातें कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो स्राव भोजन के पाचन के लिए आवश्यक स्राव स्रावित करती हैं। छोटी आंत में ही पाचन की लगभग पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। सभी प्रकार के भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का यहाँ पाचन और अवशोषण होता है। उसके बाद यह अवशोषण के बाद जो अपाचित भाग है जो भोजन है शेष वह बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत यह छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। अर्थात समझिए बड़ी आंत की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, लेकिन इसका जो व्यास है छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से यह छोटी आंत से छोटी है, लेकिन इसका व्यास अधिक है, इस कारण से हम इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई कम होती है लेकिन व्यास ज़्यादा होता है। और बड़ी आंत का कार्य है कि यह भोजन में से जो अपाचित मल शेष रह गया उसमें बहुत सारा जल अभी बचा हुआ है और पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित हो चुके हैं। इस जल का अवशोषण करने का कार्य बड़ी आंत का है। जल का अवशोषण करने के बाद शेष जो पदार्थ बच जाता है अपाचित, उसे हम मल कहते हैं, जो मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया क्षय का अर्थ होता है थैली, जैसे पित्ताशय में क्षय पित्त की थैली, ऐसे मलाशय जो अपाचित शेष अर्ध ठोस जो पदार्थ बनता है जिसे हम मल कहते हैं, वह बड़ी आंत के अंतिम सिरे पर एकत्रित होता है अस्थायी रूप से। इस सिरे को हम मलाशय कहते हैं और यहाँ से मल द्वार के द्वारा इसको समय समय पर त्याग दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यकृत की, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अग्नाशय के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या है? पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की मदद से जटिल भोजन का स्वरूप बदलकर उसको सरल रूप में बनाया जाता है। यानी एंजाइम की मदद से जटिल भोजन का स्वरूप सरल रूप में बदलना यहाँ मिसप्रिंटेड है मित्रों, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। अभी देखिए इसे आप इस प्रकार से पढ़िए, जो ये स्वरूप है ये मिसप्रिंटेड के कारण से ऐसा हो गया। तो पाचन क्या है? एंजाइम की मदद से जटिल भोजन का सरल रूप में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन के विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन आहार नाल के भीतर होता है और इसे हमने कुछ समीकरणों के द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ कुछ समीकरण है। मुंह, यहाँ मुंह में जो भोजन होता है, भोजन के विभिन्न घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है वह स्टार्च होता है। जब स्टार्च, वह भोजन जिसमें स्टार्च उपस्थित है, मुख में प्रवेश करता है तो मुंह में उपस्थित लार में सलाइवरी एंजाइम से इसका पाचन होता है। यह सलाइवरी एंजाइम भोजन में विद्यमान स्टार्च को माल्टोज नामक सरल रूप में परिवर्तित कर देता है।
जब भोजन अमाशय में जाता है तो भोजन में विद्यमान प्रोटीन पेप्सिन नाम के एंजाइम से की मदद से प्रोटियोज और पेप्टोन नामक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो आप यहाँ देखिए छोटी आंत में मैंने 4 समीकरणों से इसको दर्शाया है, यानी जो ज़्यादा जटिल पाचन का स्वरूप वो हमें छोटी आंत में देखने को ही मिलता है। जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उसमें उपस्थित प्रोटीन या प्रोटियोज पेप्टोन्स, जो पेप्टियोज और पेप्टोन थे जो अभी अमाशय में बने थे, वो भी यहाँ छोटी आंत में पहुँच गए। और अन्य जो शेष प्रोटीन जिस पर अमाशय में उपस्थित जो प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम थे, उन पेप्सिन नाम के एंजाइम, उसका कोई असर नहीं होता, वह प्रोटीन भी अब छोटी आंत में उपस्थित ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन नाम के एंजाइम से संपर्क में आने के बाद पाचित हो जाती है और डाइपेप्टाइड बनती है। फिर बात करते हैं हम, यदि भोजन में कोई पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड यानी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पीछे सलाइवरी अमाइलेज के कारण से पाचित नहीं हुए थे, वो कार्बोहाइड्रेट जब छोटी आंत में पहुंचते हैं तो अमाइलेज एंजाइम की मदद से वो पाचित होकर के डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, जो एक सरल रूप है। अब हम बात करते हैं भोजन में विद्यमान वसा की। जब वसा का पाचन केवल छोटी आंत से ही शुरू होता है। जब वसा लाइपेज नाम के एंजाइम के संपर्क में आती है तो लाइपेज एंजाइम इस वसा को डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में परिवर्तित कर देता है, जो कि सरल रूप होते हैं। इन सरल रूपों के साथ फिर लाइपेज एंजाइम पुनः क्रिया करता है और इनको ग्लिसरॉल या और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अर्थात अगर हम तीसरे और चौथी समीकरण को देखें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वसा पर लाइपेज एंजाइम अपने क्रिया करते हुए इनको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नामक सरल उत्पादों में बताते हैं, इस प्रकार उत्पादों में बदल देते हैं। इस प्रकार अगर हम इस बात को ब्रीफली देखते हैं, अगर इसको हम संक्षेप में बताएं तो भोजन में विद्यमान जो पोषक तत्व होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका अंतिम सरल रूप ग्लूकोज होता है, जिसे हम शर्करा भी कहते हैं। और वसा का जो अंतिम सरल रूप होता है वह ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल होता है, यानी फैटी एसिड जिसको हम बोलते हैं। और जो प्रोटीन होता है उसका जो अंतिम और सरल उत्पाद है वह है अमीनो अम्ल। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा हुआ। जैव प्रक्रम के अगले भाग श्वसन को हम अगले वीडियो में आपके साथ लेकर के आएंगे। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको दूसरा वीडियो दे दिया जाएगा। चलते चलते मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जिन दर्शकों ने अभी तक अत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप में जा कर के लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद वो अत्री एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकेंगे। अब इस बात को ध्यान रखें कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिसकी मदद से आप इस पाठ की जो PDF फाइल है उसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अत्री एकेडमी के साथ बने रहिए, इस पर पहले से जो वीडियो अपलोड है उनको देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी बात को समझने में अगर आपको परेशानी है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी समस्याओं का हल अवश्य करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक अद्भुत सत्य की। एक जलीय जीव है जिसे हम स्टारफिश या तारा मछली कहते हैं। इसका बाहरी जो कवच है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और यह कोमल जंतुओं का शिकार करती है, कोमल जंतुओं को भोजन के रूप में खाती है। इसका भोजन करने का तरीका विचित्र है। जब भी यह अपने शिकार को देखती है तो यह उसको खाने की बजाय अपने अमाशय को ही मुख से बाहर ला करके अपने शिकार पर छोड़ देती है और फिर अपने अमाशय को वापस अपने भीतर ले जाती है, जहाँ पर पाचन रसों की सहायता से इसके आहार का पाचन होता है, जो बहुत ही अद्भुत बात है। आगे हम बात करते हैं मानव में अवस्था के आधार पर और कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, अस्थायी दांत या दूध के दांत। वे दांत जो छोटे बच्चों को 1.5 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं क्योंकि यह दांत बच्चों को दूध पीते समय
की आयु में उगते हैं, इसलिए इन्हें दूध के दांत कहते हैं। दूसरा है स्थायी दांत। लगभग 9 वर्ष की आयु के बाद यह दूध के दांत टूटने लगते हैं और उसके बाद दांतों का एक स्थायी सेट उगता है। क्योंकि ये दांत शेष जीवन में कई वर्ष भर बने रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। यानी जो कुछ समय के लिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत। तो जो शुरू में बच्चों को जो दांत उगते हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, बचपन में 2 से 5-7 साल के लिए, इसलिए इन्हें अस्थायी दांत कहा गया है। जबकि उसके बाद उगने वाले जो दांत हैं वो हमारे जीवन में लंबे समय तक बने रहते हैं, यदि उनको अच्छे से उनकी देख रेख रखी जाती है तो, इसलिए हम इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। कार्य के आधार पर हम दांतों को 4 भागों में बांटते हैं। सारणी में दर्शाया गया है कि 4 प्रकार के दांत कौन से हैं। ये हैं कर्तंक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। कर्तंक ये वो दांत हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये काफ़ी धारदार होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। अगर हम बात करते हैं रदनक की, तो ये काफ़ी नुकीले होते हैं और इनका कार्य है भोजन को चीरना और फाड़ना। इनकी संख्या 4 होती है, ऊपरी जबड़े में 2 और नीचे जबड़े में 2। तीसरा जो प्रकार है वह है अगर चवर्णक। ये खुरदरे होते हैं, इस कारण से भोजन को पीसना या चबाना इनके लिए काफ़ी सरल होता है। इनकी संख्या 8 होती है, जो 4 ऊपरी जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। चवर्णक भी अगर चवर्णक की भांति काफ़ी खुरदरे होते हैं। इनका भी कार्य भोजन को चबाना और पीसना है। संख्या में ये 12 होते हैं, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 नीचे के जबड़े में। इस प्रकार मानव में कुल दांतों की संख्या 32 अधिकतम होती है। अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी यदि खाने के पश्चात हम दांत एवं मुख को साफ नहीं करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाता है, इसे दंत क्षय कहते हैं। अर्थात अभिप्राय यह है कि मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो जीवाणु हैं वो हर तरह के पर्यावरण में और हर स्थान पर पाए जाते हैं। वो हमारे शरीर में भी रहते हैं, हमारे मुंह में भी रहते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक, सामान्यतः हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, किंतु जब हम खाना खाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री खाने के पश्चात अपने मुँह अच्छे से कुल्ला नहीं करते, मुंह को साफ़ नहीं करते, दांतों को साफ़ नहीं करते, तो ये जीवाणु बहुत तेज़ी से हमारे मुंह में वृद्धि करते हैं। इनकी संख्या बढ़ जाने के कारण से दांतों के बीच फंसे हुए भोजन में ये जब विघटित करते हैं तो तेजाब यानी अम्ल का निर्माण करते हैं और यह अम्ल हमारे दांतों को खराब कर देता है। इसे हम दंत क्षय कहते हैं। जैसा कि शब्द आपको पता है, दंत यानी दांत, क्षय यानी खराब होना, दांतों का नष्ट होना। तो बच्चों, इसलिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करें और सुबह और शाम, सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद अपने दांतों का ब्रश करें तो ये और भी अधिक अच्छा है। क्योंकि जो दंत क्षय है ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। जब कभी दंत क्षय होता है तो असहनीय पीड़ा यानी दर्द होता है और कभी कभी किसी अवस्था में तो दांत गिर भी जाते हैं। इसलिए हमें ठंडे चॉकलेट पेय आदि पदार्थों को खाने से बचना चाहिए और अपने मुख में अंदर किसी भी प्रकार से भोजन को दांतों के बीच फंसे हुए नहीं रहने देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं जीभ की। तो हमने बताया जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो मुख गुहा में स्थित होती है और जीभ पीछे से मुख गुहा के अधर तल से जुड़ी होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, उसमें देखते हैं कि उस मुख गुहा में जो जीभ है वह पीछे की ओर से जुड़ी हुई है और उसका आगे का जो भाग है, अगर भाग, वह स्वतंत्र है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। इसी कारण से जीभ बोलने में हमारी मदद करती है, यानी शब्दों को जो रूप देना है उनको रूप देने में यह जीभ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका पूरी करती है। इसके अतिरिक्त भोजन का स्वाद लेने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं
जिससे हम भोजन का मीठा, खट्टा, नमकीन या कड़वा होने का आभास कर पाते हैं, को जान पाते हैं। अतिरिक्त इसके जीभ का अगला कार्य है भोजन को चबाते समय भोजन को दांतों के नीचे भेजना। साथ ही साथ यह लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार को भी भोजन में मिलाने का कार्य करती है, जिससे भोजन जो है वो चिकना हो जाता है और उसको चबाने में आसानी रहती है। हम बात कर रहे थे जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कणिकाओं की। भोजन का स्वाद करने के लिए हमारे जीभ पर स्वाद कणिकाएँ होती हैं। सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक जीभ है। इस जीभ में जो आगे का जो भाग दिखाया हुआ है, हमने जीभ को सामने से एक और लेफ़्ट और राइट दोनों, दाईं और बाईं तरफ से दो भागों में चिन्हित किया हुआ है। सामने का जो भाग है यह जीभ का वह भाग है जिसमें मीठा पदार्थों को चखने का के लिए स्वाद कणिकाएँ होती हैं, और दूसरे नंबर पर जो ये लाल तीर के निशान से दर्शाया गया है ये वाला क्षेत्र नमकीन भोजन का स्वाद चखने के लिए इसमें स्वाद कणिकाएँ होती हैं। अगले क्षेत्र में, चिन्हित क्षेत्र में खट्टे पदार्थों को चखने के लिए उसमें स्वाद कणिकाएँ होती हैं, जबकि जीभ के बीच का वह भाग होता है जो खारे पदार्थों को सेंस करता है। मैंने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे जब भी दवाई लेते हैं तो वो दवाओं को अच्छे प्रकार से ले नहीं पाते और उसकी उल्टी कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि दवा कड़वी है, इसलिए इसको हम जीभ के बिल्कुल पीछे वाले भाग पर अगर रखेंगे तो यह जल्दी निगली जाएगी। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि जो पीछे का भाग है वह क्या है, कड़वेपन को सेंस करने के लिए बना है। जैसे ही जीभ पे वहाँ कड़वी दवाई रखी जाती है तो संकेत सीधा मस्तिष्क तक पहुँचता है कि कुछ कड़वी चीज़ मुंह में आई है, और प्रत्युत्तर में हमारा जो मस्तिष्क है वह हमारे सिस्टम को, हमारी प्रणाली को आदेश देता है कि इसको उगल दो, यहाँ बाहर निकालो, इसको निगलने मत दो। यही कारण होता है कि बच्चों को दवाइयाँ खाने में कठिनाई होती है। इसलिए जब अगर कभी आप अस्वस्थ होते हैं, अगर आपको दवाई लेनी पड़ती है तो ये ध्यान रखें कड़वी दवाई को कभी भी आप जीभ के पीछे के भाग पे ना रखें, इसको अग्र भाग पर यानी उस स्थान पर रखें जहाँ मीठा स्वाद चखने के लिए कणिकाएँ होती हैं, जिससे आपको गोली खाने में बड़ी सरलता होगी। हम बात करते हैं आगे रोमंथी जीवों की। रोमंथी जीव जैसे गाय, भैंस, हिरण जो घास खाने वाले जंतु हैं उन्हें हम रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। ये पत्तियों का अंतःग्रहण तीव्रता के साथ करते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे या घास फूस को ये बहुत जल्दी खाते हैं और निगल लेते हैं, और इनको अपने आमाशय के भीतर ले जाते हैं। इनके आमाशय में एक विशेष भाग होता है जिसे हम रुमेन कहते हैं। यह जल्दी खाया हुआ घास उस रुमेन में भंडारित हो जाता है, और कुछ समय के बाद ये जो रोमंथी हैं, घास खाने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, ये पुनः रुमेन से उस भोजन को वापस अपने मुख में लाते हैं और फिर उसको धीरे धीरे दोबारा चबाते हैं। इसे हम जुगाली करना भी कहते हैं। गाय, भैंस तथा अन्य जो घास खाने वाले शाकाहारी जंतु हैं उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे घास नहीं खा रहे होते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निकल कर अमाशय के एक भाग में पहले से ही इकट्ठा कर लेते हैं, और अमाशय का यह भाग जो है वह रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है। अर्थात हम यूँ कहें कि जो घास खाने वाले जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनके अमाशय के दो भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले अमाशय को हम रुमेन कहते हैं। इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, और आंशिक पाचन के बाद जो भोजन का जो भाग बचा आता है उसे हम जुगाल या कंड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इनको कंड को या आंशिक पचे हुए भोजन को वापस छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः अपने मुख में लाते हैं और उसको चबाते हैं। घास खाने वाले जीवों के इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली कहते हैं। ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट जीव कहलाते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। मानव पाचन के मुख्य चरण कौन से हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्राणी संभोजी पोषण में 5 चरण होते हैं। पहला क्या है? अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है समांगीकरण और पांचवा है बहिर्क्षेपण। ये
5 शब्द इन खाली स्थानों में भरे जाएंगे। अगला खाली स्थान है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत ग्रंथि है। अमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और खालिस्तान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। आपको अमाशय वाले टॉपिक को जब हम पढ़ रहे थे तब बताया गया था कि अमाशय की दीवार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सलेशम का निर्माण स्राव करती है। शुद्ध रात अगला है। शुद्ध रात की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम खालिस्तान कहते हैं, यानी दीर्घरोम कहते हैं। और अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्तान से करता है। किससे? खाद्य धानी में करता है। ये सभी उन खालिस्तानों में भरे जाने वाले उत्तर हैं। अब हम बात करते हैं सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित करने की। अगले प्रश्न में प्रश्न बताया गया है कि जो आपको क ख ग घ आदि कथन कहे गए हैं इनमें कौन से सत्य है और कौन से असत्य है। मंड का पाचन अमाशय से आरंभ होता है, यह कथन असत्य है क्योंकि मंड का पाचन लार में पाए जाने वाले पेप्सिन एंजाइम के द्वारा मुख से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए कथन असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायक होती है, यह बात सत्य है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यह भी सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में लाकर वापस धीरे धीरे चबाते रहते हैं, यह भी सत्य है। ये इसके उत्तर नीचे आपको लिखे हुए मिलेंगे। आगे अगला जो तीसरा प्रश्न हुआ है कि निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह है, सही का चिन्ह लगाइए। ये बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से 3 प्रश्नों दिए हुए 3 विकल्प गलत है और केवल 1 विकल्प सही है। पहला है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता वह है अमाशय, मुख, छोटी आंत, वृद्धांत्र। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत में। जितने प्रकार के भी भोजन के घटक हैं उन सभी का पाचन छोटी आंत में ही पूरा होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग के द्वारा होता है वह अंग है वृद्धांत्र। जी हाँ, मैंने बताया था अवशोषण जितने भी पोषक तत्व हैं वो छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं और बचा हुआ जो अपाचित भोजन में जो जल है वह बड़ी आंत में अवशोषित होता है। अब हम कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करते हैं। कॉलम ए में दिया खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और कॉलम बी में दिया है पाचन के उत्पाद वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीलोमन। हम बात करते हैं खाद्य घटक की, यानी खाने के यानी भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो अगर हम इसका सही मिलान करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार है। खाद्य घटक अर्थात दिए हुए इस कॉलम में 3 खाद्य घटक दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और कॉलम बी में दिया हुआ है पाचन के उत्पाद, यानी इनकी पाचन से क्या बनते हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के पाचन से शर्करा बनती है, प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं और वसा के पाचन से वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। और इस प्रकार हमारा जो सही विकल्प है वो यह इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है दीर्घरोम किसे कहते हैं। इसे हम अच्छे से बता चुके हैं कि छोटी आंत के भीतरी दीवार पर कुछ छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनका कार्य पाचन के बाद छोटी आंत में से पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में भेजना है। इन उंगलीदार संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। पीत का निर्माण कहाँ होता है और यह भोजन के किस घटक का पाचन करता है। पीत का निर्माण मैंने बताया था यकृत में होता है और यह यकृत में इसका निर्माण होने के बाद पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है और यह वसा का पाचन करने में सहायक होता है। 7वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जा सकता, और इसका कारण भी बताइए। इसमें हम अगर बात करते हैं, बताया जो भोजन का घटक कार्बोहाइड्रेट है वो अनेक प्रकार का आता है। इसमें से एक है सेलुलोज का, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है सेलुलोज जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। यह सिर्फ रूमिनेंट या घास खाने वाले पशुओं में ही इसका पाचन होता है। इसका कारण यह है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका पाचन करने के लिए केवल रूमिनेंट के जो शुद्धांत्र है और वर्धांत्र है उनके बीच में एक बड़ी थैली होती है जिसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे जीवाणु मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित नहीं होते, इसी कारण से जो मनुष्य हैं वो
सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते, केवल घास खाने वाले जो रूमिनेंट हैं वे ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? देखिए वसा जब हम बात कर रहे हैं पाचन का, कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम पाचक सरलतम उत्पाद है वह है क्या है? शर्करा। यानी ये सरलतम रूप होने के कारण बहुत ही आसानी से तुरंत ही आंतों में अवशोषित हो जाता है, और जब यह रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहाँ इसके उपयोग से, इसके ऑक्सीकरण से तुरंत उसी क्षण ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा देने वाला पदार्थ भी या भोजन भी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित होते हैं? पहला है पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत। दूसरा है भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का काम कौन करते हैं? दांत। अगला है जीवाणु नष्ट करना। अभी ऊपर चर्चा की थी हमने, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, एसिड है, यह जीवाणु को नष्ट करता है आमाशय के भीतर। भोजन का संपूर्ण जो पाचन होता है वह कहाँ होता है? अभी बताया था, छोटी आंत में। और जो मल का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? बड़ी आंत में। सभी पोषक तत्वों का अवशोषण होने के बाद छोटी आंत में जो अपाचित भोजन है वह शेष रह जाता है, और वह जब बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में अपाचित भोजन में से जो जल होता है उसको बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है, जिसके बाद शेष जो बच जाता है वह मल होता है। इस प्रकार मल का निर्माण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत को वृहद आंत्र भी और छोटी आंत को शुद्ध आंत्र भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, मानव एवं अमीबा पोषण की एक समानता और एक अंतर बताइए। अगर हम बात समानता की करें तो समानता ये है कि अमीबा और मानव दोनों में विषम पोषी पोषण होता है, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, किसी दूसरे जीव से अपना भोजन लेते हैं। और अगर हम समानता की बात करें, दोनों में सभी क्रियाएं समान होती हैं, क्योंकि अमीबा के पाचन में भी पोषण के 5 चरण होते हैं, पोषण में भी 5 चरण होते हैं, और मानव में भी। ये 5 चरण कौन से? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको पाठ अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई आपको समझ में कमी रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और ज़्यादा अधिक अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के दिए हुए लिंक से इस पाठ की PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए, जिसे आप जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा सामग्री है वह आप PDF फाइल के रूप में प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपका अध्ययन सरल हो जाएगा। और चलते चलते मैं आपसे आग्रह करता हूं, सभी विद्यार्थी और अन्य दर्शक अत्रि एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।